दोस्तों आज पेश है विचित्र वरदान। एक और चित्र है दोस्तों। कौशाम्बी राज्य में एक बहुत ही परोपकारी राजा था, रिपुदमन। उसके राज्य में किसी वस्तु की कमी नहीं थी। उसकी प्रजा अत्यंत सुखी और संपन्न थी। महाराज की जय हो, हमारा महाराज जुग जुग जी। राजा रिपुदमन की सुख समृद्धि के देखकर आसपास के बहुत से राजा इच्छा करते थे। एक बार समीप के एक राजा चंद्रकांत ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया। सैनिकों पूरी शक्ति से रिपुदमन की सेना पर टूट पड़ो। राजा रिपुदमन ने पूरी शक्ति के साथ सांस के साथ चंद्रकांत से युद्ध किया। चंद्रकांत, मैं तुम्हें कभी विजय नहीं होने दूंगा। आखिर रिपुदमन राजा चंद्रकांत से युद्ध के मैदान में भागने के लिए विवश कर दिया। ओह, अब मैं इससे मुकाबला करना कठिन है, मुझे भागदान निकलना चाहिए। भागते भागते राजा चंद्रकांत का पीछा करते हुए राजा रिपुदमन बहुत दूर तक निकल आया। आज मैं इसके प्राण का अंत कर दूंगा। राजा चंद्रकांत तो भाग निकला, लेकिन उसके कुछ सैनिक ने रिपुदमन को घेर लिया। घेर लो, मारो, बचकर न जाने पाए। राजा रिपुदमन ने सैनिकों को परास्त किया, लेकिन उस युद्ध में वह बुरी तरह घायल हुआ। भाग गए सारे। अब मुझे लौटना चाहिए। घायल राजा रिपुदमन को लेकर सैनिक महल पहुंचे। प्राणनाथ, यह आपको क्या हो गया? रानी चंद्रकांत ने सैनिकों को धोखे से हमारे महाराज पर हमला कर दिया। हम शायद जीवित न बच सके। नहीं प्राणनाथ, ऐसी बात न कहीं, आप अवश्य स्वस्थ होंगे। रानी घायल होकर मरने का हमें कोई दुख नहीं, केवल इस बात का है कि हम निसंतान मर रहे हैं। प्राणनाथ, ऐसा न कहिए। सुना है नगर के बाहर एक बड़े ज्योतिषी आए हैं, उसके पास दिव्य औषधियाँ हैं, वह अवश्य आपको ठीक कर देंगे। तुरंत कुछ सैनिक को भेजकर ऋषि को बुलाया गया। महर्षि की चिकित्सा में सिद्ध ही पूरी तरह स्वस्थ हो गए। एक दिन राजा रिपुदमन और पत्नी स्वर्णलता महर्षि के पास पहुंचे। महर्षि प्रणाम, आयुष्मान हो। लेकिन अभी राजा या रानी कुछ बोल पाते कि दिव्य दृष्टि से जानकर महर्षि ने कहा, राजन, मैं तुम्हें धन दौलत और विश्व की सारी संपदा दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें संतान नहीं दे सकता। महर्षि, हमारा निसंतान रहना निस्वार्थ है। हमें इससे अच्छा तो हम दोनों ही जीवन का अंत कर दें। ठहरो राजन, ठहरो। अपने इस पाप का भागी मुझे न बनाओ। यह सब तुम्हारे पूर्व जन्म का फल है राजन। पूर्व जन्म में तुम वाराणसी के राजा इंद्रभद्र थे। एक दिन तुम जंगल में शिकार करने गए, लेकिन उस दिन तुम्हारे हाथों एक विधवा के पुत्र की हत्या हो गई। आह माँ! उस विधवा ने तुम्हें श्राप दिया। दुष्ट, तूने मेरे बेटे की हत्या कर दी। मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू 7 जन्म से निसंतान रहेगा। उसी श्राप के कारण तुम्हारे कोई संतान नहीं हो सकती। और महर्षि की बातों से निराश होकर दोनों अपने महल की ओर लौट गई। उस रात रिपुदमन को नींद नहीं आई। वह देर रात तक बेचैनी में इधर उधर शयन कक्ष में घूम रहे थे। तभी राजा रिपुदमन ने कुछ सोचा। महर्षि दिव्य दृष्टि से पूर्व जन्म की बातें में इतना सब कुछ बता दिया। वह अंतर्यामी है, अतः मुझे संतान होने का वरदान दे सकते हैं। मुझे एक बार फिर उनके पास जाना चाहिए। और राजा रिपुदमन ने एक घोड़े पर सवार हो महर्षि के पास चल दिए। आधी रात को जब आए, राजा रिपुदमन को देखकर सन्यासी बहुत आश्चर्य हुआ। महर्षि, अगर आपने मुझे संतान का वरदान नहीं दिया तो मैं जंगल में महल में नहीं जाऊंगा और अपने प्राण का बलिदान कर दूंगा। कहीं राजा सचमुच ही अपने प्राण न त्याग दे। मुझे कुछ करना होगा। राजन, श्राप के कारण तुम्हारे घर में किसी मनुष्य को उत्पन्न नहीं कर सकता, लेकिन संतान की प्राप्ति इतना मोह देखकर मैं तुम्हें नराज वासुकी के पुत्र दस्तक को तुम्हारे घर में जन्म देने का वरदान देता हूँ। लेकिन क्या महर्षि? लेकिन वह पुत्र 20 वर्षों तक तुम्हारे घर में रहेगा और
वह बात तुम किसी को नहीं कहोगे। तुम्हारे यह कहते ही कि नाग के रूप में परिवर्तन होकर वह चला जाएगा। सन्यासी के वरदान प्राप्त कर राजा महल में लौटा गया। उसे रानी को इस संबंध में कुछ नहीं बताया। उधर नाग लोक में सन्यासी के वरदान में हलचल मच गई। नागराज वासुकी का पुत्र तक्षक बेचैन हो उठा। ओह पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। नागपल्लवी, ऐसा लग रहा है जैसे कोई शक्ति मुझे खींच रही है। तभी जैसे विद्युत चमकी और तक्षक का शरीर धुएं में परिवर्तन हो गया और देखते ही देखते धुआं का एक रेखा में परिवर्तन होकर खिड़की से निकल गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तभी बदमाशी नागपल्लवी नागराज के शयन कक्ष की ओर दौड़ पड़ी। नागराज वासियों की कक्ष में पहुंच कर बोली, पिताजी मेरा सुहाग चला गया। हम सब जानते हैं बेटी, लेकिन हम एक वचन से बद्ध होकर कारण विवश हैं। वचन? कैसा वचन? आपने पहले कभी नहीं बताया। बेटी, यह कोई वर्षों पुरानी कहानी है। एक बार गरुड़राज मुझे पकड़ कर ले गए थे। मैं गरुड़राज से युद्ध करते हुए मैंने उसको उसके पंजे से छुड़ा लिया, लेकिन नीचे गिरकर मैं एक कटीली झाड़ी में फंस गया। मैं बुरी तरह घायल होने के कारण उस कटीली झाड़ियों से नहीं निकल पा रहा था। वहाँ से गुजर रहे अचानक एक सन्यासी की दृष्टि हम पर पड़ी। भयानक जीव है, लेकिन मुसीबत में फंसे इस जीव को मुझे सहायता करनी चाहिए, मेरा कर्तव्य भी है। और सन्यासी ने मुझे कटीली झाड़ियों से बाहर निकाला। अपने वास्तविक रूप में परिवर्तन होकर मैंने सन्यासी को प्रणाम किया। महर्षि, आपने मुझे कटीली झाड़ियों से निकालकर मेरे प्राणों की रक्षा की है। मैं नागराज हूँ। जीवन में कभी आपको मुझसे कोई जो भी मांगे मैं उस कार्य को पूरा करूँगा। कल रात सन्यासी ने मुझसे कहा, नागराज, एक बार तुमने मुझे कुछ मांगने के लिए कहा था। आज मैं तुमसे कुछ मांग रहे हैं। आज्ञा करें महर्षि, मैं अपने प्राण देकर आपकी इच्छा पूरी करूंगा। नागराज, तुम्हें पुत्र तक्षक को कौशाम्बी राजा रिपुदमन के घर जन्म लेना होगा। 20 वर्षों बाद तुम अपने पुत्र को वापस बुला सकते हो। और बेटी, मैं महर्षि से कोई इनकार नहीं कर सका और तक्षक को ने दे दिया। लेकिन पिताजी 20 वर्ष बाद तक्षक नहीं लौटे तो क्या करूंगी? तुम इस बीन को बजाकर तक्षक को पृथ्वीलोक से वापस ला सकती हो। तब हमारे नागवंश की अद्भुत बीन है। इसकी आवाज़ सुनते ही तक्षक अपने वास्तविक रूप में परिवर्तन होकर खिंचा चलाएगा। उधर कौशाम्बी नगर में महल के ऊपर धुएं की लकीर दिखाई दे रही थी। खिड़की के रास्ते से रानी सुनलता के कक्ष में प्रवेश कर गई। अचानक बिस्तर पर सोती हुई सुनलता प्रसव पीड़ा से बेचैन उठी। महारानी, मेरे पेट में यह कैसी पीड़ा हो रही है? राजवेद को बुलाओ। लेकिन राजा ऋतुदमन मन मुस्करा रहे थे। सन्यासी के वरदान से रानी सुनलता ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया और उस दिन कौशाम्बी नगर में दिवाली जैसी खुशियां मनाई गई और पुरोहित जी ने उसका नाम रखा रणजीत सिंह। जब रणजीत सिंह 10 वर्ष का हुआ तो राजा रिपुदमन ने उसका जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया। महल में बड़े से कक्ष में जन्मदिन आयोजन किया गया था। राजकुमार रंजीत सबको अपने हाथों से मिठाइयाँ दे रहा था। तभी दूर से आती हुई बीन की आवाज़ सुनाई देने लगी। उस आवाज़ को सुनते ही राजकुमार सब कुछ भूलकर धुन पर झूमने लगा। तभी राजा ऋतुदमन ने सोचा कि सेनापति को आदेश दिया, सेनापति, सैनिकों को भेजकर इस बीन बजाने वाले को पकड़कर हमारे सामने लाओ। जो मैं अभी सैनिकों को भेजता हूँ महाराज। और सेनापति अंजलि सेन कुछ सैनिकों के साथ आवाज की दिशा में तेजी से आगे बढ़े। वो दूर सेनापति नगर के बाहर आमरकुंज में पहुंचकर देखा और सेनापति उस युवती के सामने पहुंचा। कौन हो तुम? यहाँ बीन क्यों बजा रही हो? तभी सेनापति आगे बढ़कर उस युवती को पकड़ता कि वह अदृश्य हो गई। अरे, वह युवती गायब हो गई। अवश्य ही वह कोई मायावी युवती थी।
उस युक्ति के अदृश्य हो जाने के बाद राजा को बताने के लिए सेनापति महल की ओर चल दिया। जब राजा वासुकी ने बीन का निरीक्षण जगह पर देखा तो चौंक पड़ी। अरे, आज बीन यहाँ नहीं है। बीन कहाँ गई? उसे कौन ले गया? तभी नागराज की पत्नी ने वहां प्रवेश किया। महारानी, क्या तुमने बीन उठाकर किसी दूसरे स्थान पर रखी है? नहीं प्राणनाथ, मुझे तो अभी आपसे पता चला कि बीन यहाँ पर नहीं है। नागराज ने कई नागों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने बीन को पता नहीं चला। तो नागराज नागपल्लवी के कक्ष में पहुंचा। नागपल्लवी, तुम कहाँ हो? सेविका, नागपल्लवी कहाँ है? महाराज, हमने तो उसे प्रातःकाल से नहीं देखा। हम स्वयं हैरान है, कहाँ गई? ओह, इसका मतलब नागपल्लवी अवश्य ही उस बीन को लेकर गई है। मुझे उसे लौटा कर ले आना चाहिए। और नागराज स्वयं नागपल्लवी को लौट आने के लिए पृथ्वी पर की ओर चल दिए। उधर जब नागपल्लवी सेनापति से बचने के लिए अदृश्य होकर जंगल की ओर दौड़ती तो नागपल्लवी, रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? पिताजी, आप यहाँ पृथ्वीलोक में? हाँ बेटी, तुम्हारे कारण मुझे यहाँ आना पड़ा बेटी। हम हमारी मनोदशा जानते हुए, लेकिन क्या करें, हमें आपको वचन पूरा करना है। मैं क्या करूं पिताजी, मैं उनसे बिना नहीं रह सकती। बस एक बार अपनी आंखों से देख लेना चाहती हूँ। बेटी, उसे देखने का मोह छोड़ दो। उसे देखने में तुम्हें अधिक मोह लगेगा। आओ मेरे साथ नागलोक लौट चलो। नागपल्लवी कुछ न कह सकी और फिर वह नागराज के साथ नागलोक में लौट गई। समय अपनी गति से चलता रहा। 20 वर्ष पूरे होने में कुछ दिन शेष रह गए। एक दिन राजकुमार रंजीत शिकार के लिए निकला। जंगल में एक शेर का पीछा करते हुए रंजीत सैनिकों से अलग हो गया। आज शेर का शिकार करने के ही रहूंगा, देखता हूं यह मेरे हाथों कैसे बचता है। बहुत दूर तक दौड़ने के बाद शेर एक लंबी छलांग लगाई और रंजीत की आंखों से ओझल हो गया। रंजीत ने शेर को इधर उधर खूब तलाश किया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। वो लगता है आज तो अपनी जान बचाकर भाग गया। और फिर कुछ देर बाद विश्राम करने के बाद रंजीत नगर की ओर लौट पड़ा, लेकिन अचानक तभी कुछ दूर चला था किसी की युक्ति की चीख की आवाज सुनाई, बचाओ। परंतु रंजीत ने उस चीख की दिशा में घोड़ा दौड़ा दिया और तुरंत कुछ ही पल बाद, अरे नहीं, यह शेर तो उस युक्ति को मार डालेगा, बचाओ बचाओ। पल भर की देर किए बिना रंजीत सिंह ने शेर की तरफ भाला उछाला और अगले ही पल शेर भयानक दहाड़ गूंज उठी। धाड़। रंजीत सिंह तेजी घोड़ा दौड़ाकर युक्ति के पास पहुंचा। रुक जाओ युक्ति, अब भयभीत होने की कोई अवसर नहीं, शेर मर चुका है। आपने मुझे बचा लिया, आपका यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूल सकती। यह तो मेरा कर्तव्य था। वास्तव में बहुत देर से शेर का पीछा कर रहा था, लेकिन यह मुझे धोखा देकर कहीं छिप गया। लेकिन तुम कौन हो और इस जंगल में कैसे आई? मैं बसंतपुर के राजा विक्रम सिंह की बेटी चित्रलेखा हूँ। जंगल में शिकार करने के लिए जंगल में आई थी और स्वयं शेर के शिकार होने जा रही थी। कोई बात नहीं, चलो तुम्हें जंगल से बाहर छोड़ आता हूँ। फिर दोनों साथ साथ चल पड़े। कुछ देर चलने के बाद चित्रलेखा ने पूछा, आपने मेरा परिचय तो जान लिया, लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं बताया। मैं कौशाम्बी का राजा रिपुदमन का पुत्र रंजीत हूँ। और कुछ देर बाद दोनों जंगल से बाहर पहुंच गए। राजकुमारी चित्रलेखा, आप जंगल से बाहर पहुंच चुकी हैं, अब आप अपने नगर जा सकती हैं। लेकिन चित्रलेखा कुछ और ही सोच रही थी। कितना खूबसूरत शक्तिशाली युवक है। फिर राजकुमारी ने उसे मेरा विवाह हो जाए तो, ऐसा ही कुछ रंजीत सोच रहा था। सचमुच बहुत सुंदर लड़की है। यदि यह मेरी दुल्हन बन जाए तो इसे मैं किसी तरह अपने साथ महल में ले चलती हूँ और फिर अपने पिता से कहकर इससे विवाह कर लूँगी। जी, सूरज अभी डूब रहा है, आप अंधेरे में कैसे घर लौट पाएंगे? आप एक रात हमारे महल में क्यों नहीं रुक जाते? ओह, इसने तो मेरे मन की बात कह दी। मैं किसी न किसी तरह लौट ही जाऊंगा, लेकिन तुम आग्रह करती हो तो एक रात ठहर जाता हूँ। और चित्रलेखा के साथ रंजीत महल की ओर चल दिया। महल में पहुंचकर चित्रलेखा, तुम लौट आई, हम तो बहुत परेशान हो रहे थे। सैनिकों ने
तुम्हारे जंगल में बिछुड़ जाने की बात कही। पिताजी, मैं जंगल में बिछुड़ गई थी, लेकिन इन्होंने मुझे एक शेर के हाथों मरने से बचा लिया। शाबाश बहादुर युवक, हम तुम्हें बहुत बड़ा पुरस्कार देंगे। पिताजी, यह कौशाम्बी के राजकुमार रंजीत हैं। कौशाम्बी के राजकुमार? बेटे, तुम हमारे मित्र रिपुदमन के बेटे हो। तुमसे मिलकर हमें बहुत खुशी हो रही है। रंजीत, हम तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने देंगे। तुम्हें कुछ दिन हमारे साथ रहना पड़ेगा। आज ही किसी सैनिक को द्वारा तुम्हारे पिता को सूचना भिजवा देते हैं। जी, आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ। दूसरे दिन, आओ बेटे, इतनी सुबह कहाँ चले गए थे? तो हम जलपान के लिए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं सुबह की सैर के लिए निकला था। जलपान के बाद चित्रलेखा, तुम रंजीत को स्नान घर तक पहुंचा दो, हम थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे। चित्रलेखा और रंजीत साथ साथ देख कर रानी ने कहा, महाराज, मैं सोचती हूँ इस राजकुमार से अपनी चित्रलेखा का विवाह कर दिया जाए, कितना अच्छा रहेगा। सच रानी, तुमने मेरे मन की बात कह दी। मैं आज ही रंजीत को इस संबंध में बात करता हूँ। मुझे विश्वास है कि राजा रंजीत कभी इनकार नहीं करेगा। चित्रलेखा को रंजीत बहुत पसंद है। मैं कल ही उसकी एक सहेली ने बताया था। और जब राजा विक्रम सिंह ने रंजीत के विवाह की बात कही तो इस संबंध में क्या कह सकता हूँ। यह सब पिताजी की इच्छा पर निर्भर करता है। आप उनसे बात कर सकते हैं। उनसे तो हम बात कर ही लेंगे, लेकिन पहले हम तुम्हारी इच्छा तो जान ले। मुझे इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं। तो ठीक है, आज ही तुम्हारे पिता के पास अपना दूत भेज देता हूँ। राजा विक्रम सिंह ने एक पत्र में सब कुछ लिखा और रिपुदमन के एक दूत को भेजा। और जब राजा रिपुदमन ने पत्र पढ़ा, नहीं नहीं, यह विवाह नहीं हो सकता। सैनिक, तुम राजा विक्रम सिंह को हमारा यह संदेश पहुंचा दो। जब दूत ने लौटकर राजा विक्रमदत्त को राजा रिपुदमन का संदेश सुनाया तो क्यों नहीं हो सकता? आखिर हम में और राजकुमारी चित्रलेखा में कमी क्या है? हम समय जाकर रिपुदमन से बात करेंगे। समझ में नहीं आता राजा रिपुदमन ने रिश्ते के लिए इनकार क्यों कर दिया। रिपुदमन को हर हालत में यह रिश्ता स्वीकार करना होगा, नहीं तो हम उसका सर्वनाश कर देंगे। अपना अपमान सहन नहीं कर सकते। और अगले दिन बहुत से सैनिकों के साथ राजा विक्रम सिंह कौशाम्बी के लिए प्रस्थान कर गया। जब राजा रिपुदमन ने राजा विक्रम सिंह को आने की सूचना मिली तो वह स्वयं महल के द्वार पर स्वागत के लिए आए। विक्रम सिंह, आपने महल में तुम्हारा स्वागत करते हैं हम बहुत खुशी हो रही है। खुशी? कैसी खुशी? तुमने विवाह से इनकार करके हमारा तन बदन में आग लगा दी। महल के एक कक्ष में पहुंचकर, विक्रम सिंह, तुम हमारे बचपन के मित्र हो। तुमसे अधिक वैभवशाली राजकुमारी चित्रलेखा भी अत्यंत सुंदर है, फिर तुम्हें इस विवाह से इनकार क्यों कर रहा है? ओह विक्रम सिंह, मैं तुम्हें कैसे बताऊं, यह विवाह नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? यह विवाह अवश्य हो सकता है। तुम जानबूझकर इस संबंध में इनकार कर रहे हो। मैं तुम्हें अपना आधा राज्य भी दे सकता हूँ। बोलो, क्यों चुप हो गई? बोलते क्यों नहीं? आखिर वह क्या बात है? रंजीत और चित्रलेखा का विवाह नहीं हो सकता। रिपुदमन, अगर तुमने कुछ मुझे इसका कारण नहीं बताया तो मैं तुम्हें यह रिश्ता स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं तो हमारी मित्रता शत्रुता में बदल जाएगी। तुम्हारा विवाह से इनकार करना मेरा अपमान होगा और ये अपमान का सहन नहीं कर सकता। विक्रम सिंह, मैं अपनी मित्रता को शत्रुता में नहीं बदलना चाहता। तुम इतने जिद्दी कर रहे हो तो मैं यह विवाह स्वीकार कर लेता हूँ। यह हुई ना मित्रता वाली बात। रिश्ते को स्वीकार करके तुमने मेरी झोली में खुशियाँ भर दिया। और कुछ दिनों बाद बड़ी धूमधाम से राजकुमार रंजीत की बारात बसंतपुर पहुंची। राजा विक्रम सिंह ने बहुत जोर से बारात का स्वागत किया। चित्रलेखा ने रंजीत के गले में वरमाला पहनाई। फिर शुभ मुहूर्त में दोनों का विवाह संपन्न हुआ। लेकिन अभी कुछ दिन क्षण ही बीते होंगे कि तभी बीन का स्वर लहरी सुनी उठी और राजा रंजीत सिंह ये स्वर लहरी में झूमने लगा। और बीन का स्वर लहरी पर रंजीत को झूमते देख राजा रिपुदमन भयभीत हो उठा। ओह, तभी एक अनोखी घटना हुई।
रंजीत सिंह को इस तरह नाग के रूप में परिवर्तन होता देख सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। लेकिन अगले ही क्षण ऋतुदमन, रंजीत को नाग था। तुमने जानबूझकर इस रहस्य को हमसे क्यों छिपा कर रखा? तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया। हाँ हाँ, वह नाग था, लेकिन मैंने तुम्हें कोई विश्वासघात नहीं किया। मैंने तुम्हें पहले ही मना कर रहा था, लेकिन तुम नहीं माने। और फिर रंजीत ने सारी कहानी सुना दी। सारी कहानी सुनकर चित्रलेखा राजा विक्रम सिंह के पास आई। पिताजी, रंजीत जहाँ भी गया होगा मैं उसे अवश्य वापस लेकर आऊँगी, आप मेरी प्रतीक्षा करना। बेटी रुक जाओ, पता नहीं वह कहाँ गया होगा, उसे कहाँ ढूंढोगी? राजा चित्रलेखा फिर भी वहाँ नहीं रुकी और विवाह मंडल से निकलकर वह सीधी पार्वती मंदिर पहुंची। चित्रलेखा पार्वती की पूजा करती थी। फिर वह तुरंत ही पार्वती की पूजा आरंभ कर दी। जय गौरी मैया, जय गौरी मैया। और भूखी प्यासी कई दिन रात चित्रलेखा पार्वती की पूजा करती रही। जय गौरी माँ, जय गौरी माँ। और तभी कैलाश पर्वत पर शिव और पार्वती बैठे। उसके कानों में जब चित्रलेखा की पुकार सुनी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरी पुरजारिन को इतना दुख नहीं सहना पड़ सकता। क्या हुआ पार्वती, तुम एकाध इतनी अधीर कैसे हो गई? नाथ, मेरी एक पुजारिन पर बहुत कष्ट है, संकट पड़ा है, मुझे उसका कष्ट दूर करना पड़ेगा, मुझे उसके पास जाना पड़ेगा। मैं उसके पास जा रही हूँ कैलाशपति। और पार्वती आकाश मार्ग से चंद्रलेखा के पास चल दी। कुछ ही पलों बाद पार्वती मंदिर में पहुंच गई। पार्वती साक्षात अपने उसके सामने खड़ी पाकर चित्रकला देती विस्मत में रह गई। देवी, आप आ गई, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। बेटी, तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे, तुम्हारा स्वागत मिलेगा। बस माँ, मुझे नागलोक का मार्ग दिखा दीजिए, मैं रंजीत को लेने स्वयं जाऊंगी। बेटी, इस समय मंदिर के पीछे घने वर्षों में झाड़ियों के बीच सीढ़ियाँ का मार्ग द्वारा तुम नागलोक जा सकती हो। इतना कहकर पार्वती माँ अंतर ध्यान हो गई और चित्रलेखा मंदिर से निकलकर सीढ़ियों की तरफ पहुंची। मंदिर के पीछे पेड़ों की झाड़ियों के बीच माँ गौरी ने यही रास्ता बताया था और चित्रलेखा उन झाड़ियों के बीच बनी सीढ़ियों से उतरती चली गई। असंख्य सीढ़ियाँ उतरने के बाद चित्रलेखा नागलोक में पहुंच गई। चित्रलेखा द्वार पर आते देख नाग सैनिक ने तेजी से उसकी ओर लपके। रुक जाओ, कौन हो तुम? तुरंत उत्तर दो, नहीं तो हम तुम्हें डस लेंगे। मैं नागराज वासुकी की पुत्र वधू हूँ, नागराज के पास ले चलो। दोनों सैनिक चित्रलेखा को अपने साथ ले चले। कुछ देर बाद नाग सैनिक चित्रलेखा को लेकर नागराज वासुकी के पास पहुंचे। कौन हो तुम? पृथ्वीलोक की वासिनी, तुम नागलोक में कैसे आ गई? महाराज, आपके पुत्र तक्षक से मेरा विवाह हुआ, अपना स्वागत लेने यहाँ आई हूँ। सन्यासी ने वचन को पूरा करने के लिए मैंने अपने पुत्र को केवल 20 वर्षों के लिए दिया था। 20 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब वह लौट आया। नागराज चित्रलेखा को निराश कर दिया और लेकिन कुछ सोचकर उसने कहा, आप एक बार मुझे उनके पास ले चले। अगर उन्होंने मेरे साथ चलने से इनकार कर दिया तो मैं वापस लौट जाऊंगी। पहले इसे तक्षक के पास ले जाओ। नाग सैनिकों ने चित्रलेखा को तक्षक के शयन कक्ष में ले चले। तक्षक शयन कक्ष के द्वार पर नाग पल्लवी ने खोला और फिर चित्रलेखा को देखते ही वह चौंक गई। तुम यहाँ नागलोक में आ गई, लेकिन तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। बस एक बार उनसे मिलना चाहती हूँ, फिर चाहे मुझे खाली हाथ लौटा दो। नहीं, तुम्हें उनसे नहीं मिल सकती, तुम यहाँ से चली जाओ। नहीं, मैं तुम्हें जला कर राख कर दूंगी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, तुम चाहे मुझे जला दो या सारा विष मेरे सीने में उतार दो। यह बात है तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। जय गौरी माँ, मेरी रक्षा करो। और जब नागपल्लवी क्रोधित होकर पुकार मारी तो चित्रलेखा पर विष का प्रभाव नहीं पड़ा। ओह, इस पर मेरी विषैली पुकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा रहा। अब मुझे किसी शस्त्र का प्रयोग करना चाहिए। और नागपल्लवी ने पास खड़े सैनिक का शस्त्र लेकर चित्रलेखा पर प्रहार करती। तभी, नागपल्लवी, किस पर इतना क्रोध कर रही हो? तक्षक द्वार पर पहुंचा। तुम चित्रलेखा, तुम यहाँ कैसे आ गई? स्वामी, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। और फिर पार्वती ने प्रकट होकर कहा, तुम्हें चित्रलेखा के साथ जाना होगा। तक्षक, चित्रलेखा को मैंने
सुहागन का आशीर्वाद दिया है। गोरी माँ, यह कैसा अन्याय है, मेरे सुहाग को किसी दूसरे को दे रही है। मैं जानती हूँ नागपल्लवी, किसी स्त्री के लिए अपने पति को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तक्षक का विवाह चित्रलेखा से भी हुआ है, इसलिए चित्रलेखा भी उसके बिना नहीं रह सकती। नागपल्लवी, पृथ्वीलोक के मनुष्य की आयु 100 वर्ष होती है, लेकिन नागलोक के नागों की 17 वर्ष, तक्षक की 20 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी है और उसे 80 वर्ष पृथ्वी पर रहना है। नागपल्लवी, पृथ्वी के 80 वर्ष नागलोक के कुछ वर्षों में पूरे हो जाएंगे, फिर तक्षक लौट आएगा। लेकिन गोरी माँ, इनके बिना नागलोक में मैं अकेली कैसे रहूँगी। मैं तुम्हें अपने गले की माला बनाकर रखूँगी। यही नहीं, तुम्हें इस त्याग को पृथ्वीवासी स्त्रियां सदैव याद रखेंगी। प्रति वर्ष नागपंचमी में तुम्हारी पूजा करेंगी। माँ पार्वती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं गोरी माँ के साथ जा रही हूँ। पिताजी। और अगले ही क्षण नागपल्लवी नागिन के रूप में आकर पार्वती के गले में लटक गई। तक्षक, तुम्हें चित्रलेखा के साथ पृथ्वी के लिए प्रस्थान करो। और अगले ही क्षण तक्षक रंजीत सिंह के रूप में परिवर्तन हुआ और उस चित्रलेखा के साथ पृथ्वी की ओर प्रस्थान किया। और फिर अचानक चित्रलेखा और रंजीत राजा विक्रम सिंह के सामने पहुंचे। चित्रलेखा, बेटी तुम कहाँ चली गई थी। पिताजी, मैं नागलोक गई थी। माँ गौरी से आशीर्वाद से मैं रंजीत को ले आई हूँ। और फिर अगले दिन विक्रम और रंजीत चित्रलेखा से विदा किया। और जब राजकुमारी रतन सिंह रंजीत सिंह ने चित्रलेखा और कौशाम्बी में पहुंचा तो राजा ऋतुदमन और पत्नी स्वर्णलता खुशी की सीमा न रही। पिताजी प्रणाम। पिताजी, यह मेरा कर्तव्य था। मैं अपने सुहाग के लिए अपने प्राणों का बलिदान भी कर सकती थी। बेटिया, तुम्हारे कारण अपने बेटे को रंजीत को देख रहा हूँ, तुम धन्य हो। और फिर एक दिन राजा ऋतुदमन ने राजकुमार रंजीत को राजगद्दी पर बैठा दिया। समाप्त दोस्तों।